हाँ जी। तो आज कल हमने चित्रकला शैली के बारे में पढ़ा था। तो हमने अजमेर शैली पे छोड़ा था। अजमेर शैली से पढ़ाई करते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और धार्मिक प्रभावों के कारण अजमेर शहर में जहाँ दरबारी व सामंतों की संस्कृति का अधिक प्रभाव पड़ रहा था, वहीं गांवों की लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व बना रहा। भिणाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपरा ने अजमेर शैली के विकास और संवर्धन में विशेष योगदान दिया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, ये इम्पोर्टेंट है, अजमेर शैली के अंदर है ये। नांद का राम सिंह भाटी, खरवा के जालजी व नारायण भाटी, मसूदा के माधोजी व राम, और अजमेर के अली बख्श उसना और साहिब स्त्री चित्रकार विशेष उल्लेखनीय है। जूनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 में व्यक्ति चित्र शैली सुंदर उदाहरण है। तो पाबूजी का चित्र बनाया था इन्होंने, जूनिया का चांद ने। इनका नाम था जूनिया का चांद। पाबूजी का चित्र बनाया था, मतलब कि व्यक्तिगत चित्र बनाया था इंसान के रूप में। कब बनाया था? 1698 में। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये। व्यक्ति चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। यही एक ऐसी कलम रही जिसको हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म के ने समान प्रश्रय मिला। मतलब कि जो चित्रकला थी उसको हर धर्म से समान प्रश्रय मिला है। जिसमें अजमेर चित्रकला शैली में एक तो जूनिया का चांद, इसने बाबूजी का चित्र बनाया था। सावर का तैयब, नांद का राम सिंह भाटी, खरवा के जालजी और नारायण भाटी, ठीक है, और मसूदा के माधो जी, और अजमेर के अली बख्श उसना और साहिबा। उसना और साहिबा ये स्त्री चित्रकार थे अजमेर के, उसना और साहिबा। जूनिया के चांद ने बाबूजी का चित्र बनाया, ठीक है, हो गया ये। नागौर उपशैली में लकड़ी के कावड़ों व किले के भित्ति चित्रण में मारवाड़ शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वृद्धावस्था के चित्र, देखो नागौर शैली की विशेषता है कि यहाँ वृद्धावस्था के चित्र बनाए गए, ठीक है। और चित्रों को नागौर के चित्रकारों ने अत्यंत कुशलता पूर्वक चित्रित किया। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली का अपनी विशेषता है। जैसलमेर शैली का विकास मुख्य रूप से महाराज हर्राज अख्या सिंह व मूल राज के संरक्षण में हुआ। मुमल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। मुमल जो है जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इस पर मुगल शैली या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है। यह एकदम स्थानीय शैली है। लकड़ी के किवाड़ पर चित्रण भी मिलता है नागौर शैली के अंदर। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोड़वाड़ भूखंड में घाणेराव एक प्रमुख ठिकाना है। चित्रकार नारायण छज्जू कृपाराम ने नवीन चित्र शैली का निर्माण किया, जिससे कि घाणेराव को मारवाड़ की एक शैली के रूप में महत्व दिया जा सकता है। फिर है हाड़ौती शैली। चौहानवंशी हाड़ाओं का प्रभुत्व बूंदी, कोटा व झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए यह हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ शैली आदि की हाड़ौती शैली के अंतर्गत माना जाता है। बूंदी शैली चित्रकला में बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित थी। समय समय पर बूंदी में ग्रंथ चित्रण व लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ गया, संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव छत्रसाल हाडा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। राव छत्रसाल के इन्होंने प्रसिद्ध रंग महल बनवाया, जो कि सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से
दक्षिण भारत में युद्धों में भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव भी समाविष्ट हो गया। तो भाव सिंह और अनिरुद्ध सिंह जब ये दक्षिण में युद्ध करने गए थे तो वहां भी उनके इन्होंने कोई चित्र वगैरह बनवाए, तो वहां की शैली में भी इनकी शैली में दक्षिण शैली का विकास हो गया, समावेश हो गया मतलब। चित्रकला का निर्माण राव उमेश सिंह के समय में हुआ। राव उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनवाया गया चित्र, ये बहुत बार पूछा जाता रहा है। उमेश सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए ये चित्र 1750 का प्रसिद्ध है। राजा उमेश सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों व सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि के चित्रण की बहुलता दृष्टिगत होती है। बूंदी शैली की आकृतियां लंबे शरीर, पतले शरीर, स्त्रियों के अधर, लाल मुख, गोलाकृत चिबुक, पीछे की ओर झुकी हुई छोटी होती है। आकाश में उमड़ते हुए काले कजरारे मेघ, बादल, बिजली की कौंध, घनघोर वर्षा, नदी में उठती जल तरंगे, हरे भरे वृक्ष और उन पर चहकती चिड़िया, नाचते मोर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीवों का चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। बूंदी शैली में पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व दिया गया है। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा रंग आदि रंगों का प्रयोग बूंदी कलम की विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली का चित्रधार रहे हैं। इस शैली में चित्रकारों में सुरजन, अहमद अली, रामलाल और श्री कृष्ण व साधुराम मुख्य थे। कोटा शैली। कोटा शैली चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। उनके बाद महाराव भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उम्मेद सिंह के समय में हुआ। कोटा के मुसव्विर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनवाने के साथ साथ बड़ी बड़ी मछलियों के शिकार का समूह चित्रण कर कोटा शैली का विशिष्टता प्रदान की। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार की बहुरंगी विविधतापूर्ण चित्रण हुआ, जो कि इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली में नारियों की व रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी शैली है जहां पर स्त्रियों को शिकार करते हुए दिखाया गया, तो वो कोटा शैली है। ठीक है। इस शैली में प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, नूर और लच्छी राम है। स्त्री आकृतियों का कोटा शैली में अत्यंत ही सुंदर चित्रण हुआ है। पीन, अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलक वाली नारी आकृति की जीवंतता प्रदान करती है। पुरुष आकृति में वृषभ, उन्नत भौहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी, मूछ, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोती जड़ित आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं। कोटा शैली में पीले और हल्के हरे, पीले और नीले रंग की बहुतायता का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हरा, पीला और नीला रंग। फिर है झालावाड़ शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, रामलीला, राजसी वैभव के जो भित्ति चित्र मिलते हैं, उनके माध्यम से झालावाड़ की शैली का निर्धारण होना विशेष है। ढूंढाड़ शैली। आमेर शैली। मान सिंह के समय जयपुर के चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजस्थानी आमेर की चित्रशैली के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल में चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 नामक ग्रंथ प्रमुख है। इसी समय में बनी रज्मनामा 1588 की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में तैयार की गई। अब ये रज्मनामा कब तैयार की गई? 1588 में, और इसकी प्रति अकबर के लिए जयपुर के सूरत खाने में तैयार की गई है। इसमें एक
169 169 बड़े आकार के चित्र है। और जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। बैराट के तथाकथित मुगल घराने के ओ सॉरी बैराट के तथाकथित मुगल गार्डन और मोज़माबाद के भित्ति चित्र भी इस शैली की में निर्मित हैं, जिस पर मुगल प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। आमेर चित्रकला शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 राज्यकाल से आरंभ होता है। मिर्जा राजा जय सिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वाले अरे कृष्ण रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाया था। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में ही मिर्जा राजा जय सिंह ने 1639 में गणेश पुल का निर्माण करवाया और भित्ति चित्रों में अलंकरणों से सुसज्जित है। साहिब्राम आदमकद की पोर्ट्रेट बनाई। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई करते हुए चित्र बनाए हैं। सवाई जय सिंह प्रथम का काल की उन्नति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने अपने राज्य चिन्हों, कोशी, रोजमर्रा की वस्तुओं, कला के खजाना, सामान आदि की सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिसमें कि सूरत खाना भी एक है। यहाँ के चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे और इसी समय से रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सृजन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया। ठीक है, किसके समय में? ईश्वरी सिंह के समय में आमेर से हट गया और जयपुर में आ गया। इस समय साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया। तो देखो, साहिबराम ने तो आदमकद पोर्ट्रेट बनाए और लालचंद ने क्या किया? जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। साहिबराम ने बड़े व्यक्ति आदम चित्र, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, के पोर्ट्रेट बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के अनेक चित्र बनाए। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में कलाकारों ने चित्रों में रंग ना भर के लाख वगैरह जो भरे थे, लाख और मणियां भरी थी, तो ये कौन सी प्रवृत्ति थी? तो ये मणिकुट्टिकम प्रवृत्ति थी। ठीक है। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों, सिसोदिया, रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरिक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था। ये ईश्वरी सिंह वही था जिसने ईश्वर लाट का भी निर्माण करवाया था और उसी से कूद के इसने आत्महत्या कर ली थी। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिसमें राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। जयपुर के ये राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, इस समय राधा कृष्ण की लीला, नायिका भेद, राग रागिनी, बारहमासा आदि का चित्रण प्रधानता हुआ। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की सन 1857 में स्थापना की, जो कि वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, इसकी स्थापना किसने की? सवाई राम सिंह जी ने। और कब की? 1857 में, जब 1857 की क्रांति हुई उसी टाइम में की थी। भित्ति चित्रण, पोथी ग्रंथ, आदमकद के पोर्ट्रेट, लघु चित्रण व जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूत संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र व चित्र
भित्ति चित्रण के परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेष पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला या अराइस तथा मोराकसी भी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने के तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर लिया जाता है और इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। कछवाहा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम था। जयपुर शैली का प्रभाव ईसरदा, सिवाड़, झिलाय, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकानों में भी रहा, जिससे कि वहां पर ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। अलवर शैली। अलवर शैली का सन 1775 में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह जी के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई थी। ये जयपुर से अलग हुई है और उसके शासनकाल में, प्रताप सिंह के शासनकाल में, शिव कुमार और डालू राम नाम के दो चित्रकार हुए थे। एक तो शिव कुमार, एक डालू राम। जयपुर से अलवर आए और राजगढ़ के किले में शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय से बने। ये भित्ति चित्र अलवर शैली की प्रारंभिक सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण कराकर बख्तावर ने यहाँ पर चित्रकला की शुरुआत की। बलदेव, डालूराम, सालगा और सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। कौन कौन? बलदेव, डालराम, सलगा और सालिग्राम अलवर चित्रकला के। बख्तावर के समय में सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथ, जोगियों, फकीरों के जंगल में धर्म चर्चा करते हुए स्वयं महाराज के चित्रकला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला शैली में उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते थे और गुलिस्ता का सुलेखन व चित्रांकन उनके शासनकाल में एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ के तैयार करने पर उस समय के लाख रुपए व्यय हो गए थे। जो गुलिस्ता का सुलेखन नाम का जो चित्रकला का ये ग्रंथ इन्होंने तैयार किया था, उस टाइम के 1 लाख रुपए खर्च हो गए और इसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए। बलवंत सिंह के समय में सालिग्राम, जमनादेव, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों व लिप्टवा पट्टचित्रों का निर्माण किया। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। नवारी वादन का चित्र इस शैली का सुंदर उदाहरण है। महाराज मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। महाराजा जय सिंह ने शासनकाल में राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय, नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली में अंतिम समय में जीवित रखा। अलवर शैली में ईरानी, मुगल व राजस्थानी विशेषता है। जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जा सकता है। इस शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल की बनाई गई है। आम की आकृति की बनाई गई है। आम की शक्ल में क्या हुआ है? मुख की आकृति जो है आम की शक्ल में बनाई गई है। स्त्रियों के कद ठिंगने हैं। उठी हुई बेड़ियां मतलब चोटियां। अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की विशेषता है। वैश्याओं के चित्र। अगर ये पूछा जाए कि वैश्याओं के चित्र कौन सी शैली में, तो अलवर चित्रकला शैली में। सुंदर बेलबूटों वाली वसलियों का के चित्र भी अलवर शैली में निजी विशेषता है। फिर उनियारा शैली। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, बक्सा, काशी, राम, लखन, भीम आदि कलाकारों का आश्रय प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली का उत्कृष्ट चित्र है। कौन से राम, सीता व लक्ष्मण, हनुमान मीर बख्श द्वारा चित्रित, मतलब कि मुस्लिम चित्रकार थे ना, वो भी हमारे हिंदू पात्रों को के चित्र बना रहे थे। उनियारा शैली में बूंदी और जयपुर का समन्वित प्रभाव दिखाई देता है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है
कि उनियारा शैली में कौन से दो राजघरानों के समन्वित प्रभाव दिखाई देते हैं? तो बूंदी और जयपुर का। ठीक है। फिर है शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रों में सबसे अधिक प्रभाव शेखावाटी का प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी के मध्य में से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेणीजनों ने विशाल हवेलियां निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन व प्रश्रय दिया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण अनूठा है। इस भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चौबदार चंवर धारणियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जे के नीचे टोडों के मध्य चित्तेरों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधिमंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, कामकला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं के विशेष अंकन किया। हवेलियों की बाह्य दीवारों पर व अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावटी शैली की विशेष देन है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। कैसे रंग है? कत्थई, नीला और गुलाबी रंग की प्रधानता है। किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। किसने? फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने। फिर है लोक कला। अभी हमारा चित्रकला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आम इंसान के द्वारा किसी ताम झाम के प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी का चित्र संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। वास्तव में लोक कला ही संस्कृति की वास्तविक वाहक व प्रस्तुतकर्ता होती है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं, सबसे पहले है सांझी। सांझी जो है दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सफेद पुती हुई दीवारों पर 15 दिन लगातार गोबर से आकार उकेरती है और उसका पूजन भी करती है। इसे सांझी, संझूली, सांझुली, सिंझी, सांझ व हांजी, हांजे आदि नामों से भी जाना जाता है। कन्याएं गोबर की रेखाओं को उकेर कर उसमें कांच के टुकड़े, मोती, चूड़ी, कोड़ी, पत्थर, पंख, कपड़ा, कागज, लाख, फूल, पत्तियां आदि के प्रयोग के द्वारा एक दमकती हुई रंगीन चित्ताकर्षक आकृति बनाती है। सांझी की माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती है। पहले दिन से 10वें दिन तक एक या दो प्रतिदिन बनाए जाते हैं, किंतु अंतिम 5 दिन बहुत ही बड़े आकार की सांझी की रचना की जाती है, जिसे संजा कोट भी कहते हैं। पहले दिन सूरज, चंद्रमा, तारे, दूसरे दिन 5 फूल, तीसरे दिन पक्षी, चौथे दिन हाथी, 5वें दिन चौपड़, छठे दिन स्वास्तिक, 7वें दिन घेवर, 8वें दिन ढोलक नगाड़े और 9वें दिन बंदरवाल, 10वें दिन खजूर का पेड़ बनाया जाता है। आखिरी 5 दिन तक संजा कोट के बीचों बीच सबसे बड़े आकार की सांझे माता व मानव, पशु पक्षी आदि का चित्रण किया जाता है। फिर हम मांडना। मांडने दीवारों की अलंकृत करने के लिए बनाए जाते हैं। घर की देहरी, चौखट, आंगन, चबूतरे, चौक, गड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर ये मांडने अंकित किए जाते हैं। विवाह पर गणेश जी, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक आदि के स्थान, साथ ही गलीचा, मोर मोरनी, गमले, कलियां, बंधनवार बच्चे जन्म पर गलीचा, फूल, स्वास्तिक, रक्षाबंधन व श्रवण कुमार, गणगौर पर गुणों, मिठाई को जोड़, घेवर, लहरिया, तीज पर भी घेवर, लहरिया, चौक, फूल, बगीचा आदि विशेष रूप से बनाए जाते हैं। यदि कोई
तीर्थ यात्रा करके शकुल सकुशल लौट आता है तो इस खुशी में भी पुष्कर, पेड़ी, पतवारी मांडी जाती है और मांडनों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, अष्टकोण, वृत्त आदि आकृतियां भी बनाई जाती है। मांडना अत्यंत सरल होते हुए भी अमूर्त व ज्यामितीय शैली का अद्भुत सम्मिश्रण है। फिर है फड़। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में छिंपा जाति के जोशी चितेरों के द्वारा पट्ट चित्रण किया जाता है जिसे कि राजस्थानी में फड़ कहा जाता है। भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फड़ बोपों के लिए निर्मित की जाती है। ये बोपे फड़ की लकड़ी की पर लपेट कर गांव गांव जाकर पारंपरिक वस्त्रों से रावण हत्था या जंतर वाद्य यंत्र की धुन के साथ कदम थिरकाते हुए इनका वाचन करते हैं। यह है लोक नाट्य, गायन, वादन, मौखिक साहित्य, चित्रकला व लोक धर्म का एक अनूठा संगम है। इसमें लोक देवताओं के जीवन के अनेक प्रसंगों व उनके संबंधित चित्रों को चित्रित किया जाता है। चित्रों में प्रमुख कृति को सबसे बड़ा बनाया जाता है। अन्य आकृतियां उनके अनुपात में कहीं छोटी बनाई जाती है। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। देवियां नीली, देव लाल और राक्षस काले, साधु सफेद और पीले हैं। सिंदूरी व लाल रंग शौर्य को वीरता का प्रतीक है। ये देखो बाबूजी की फड़ है। फड़ के लिए सबसे पहले मोटे हथकते दो सूती कपड़े रेजी या रेजा पर गेहूं या चावल की मांड में गोंद मिलाकर कलफ लगाया जाता है। सतह तैयार होने पर उसे घोट कर समतल किया जाता है। इस पर 5 या 7 रंगों का चित्रण किया जाता है। रंगों में गैरू, हिरमिच, गुलाल है क्या, हरताल, प्यारी, प्योड़ी, प्योड़ी, सिंदूर, हिंगुल, काजल, चूना व नील आदि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले सिंदूरी रंग शरीर में, फिर हरा रंग, लाल रंग कपड़ों में, भूरा वास्तु निर्माण में, अंतिम रेखाएं खुलाई केवल काले रंग से की जाती है। फिर है पाने। राजस्थान के उत्सवों में, त्योहारों में देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने या प्रतिष्ठित करवाए जाते हैं। दीवार चित्रों के विकल्प के रूप में पाने का प्रचलन हुआ है। सस्ते होने के कारण ग्रामीण जन इन्हें खरीद कर समय के अनुसार प्रयुक्त करते हैं। राजस्थान में गणेश जी और लक्ष्मी जी, रामदेव जी, गोगा जी, श्रवण कुमार, तेजा जी, राम कृष्ण, शिव पार्वती, धर्मराज, देवनारायण जी, श्रीनाथ जी, नरसिंह आदि जी के पाने प्रचलित है। श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक होता है जिसमें कि 24 श्रृंगार का चित्रण होता है। फिर कावड़ लकड़ी की बनी होती है, मंदिर के जैसी होती है। ये कावड़ बनाना चित्तौड़ जिले के बस्सी गांव में खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। यहाँ के पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री ने अपनी कावड़ परंपरा को सुरक्षित रखते हुए नए प्रयोग किए। इसमें बनी कावड़ देश विदेश के कई संग्रहालयों में शोभा बढ़ा रही है। कावड़ जनजीवन की धार्मिक आस्थाओं और विश्वासों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका वाचन श्रवण करके लोग श्रद्धा विभूत हो जाते हैं और मनमाना दान करते हैं। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति है जिसे कि कई द्वार बने होते हैं। सभी द्वारों और कपाटों के चित्र अंकित रहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ कपाट खुलते जाते हैं और अंत में राम, लक्ष्मण व सीता जी की मूर्तियां दर्शित होती है। कावड़ लाल रंग से बनी रंगी होती है जिसके ऊपर फिर काले रंग के पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला के विभिन्न चित्रों व घटनाओं का विवरण होता है। साथ ही शनि, हनुमान, ब्रह्मा, लक्ष्मी, गरुड़, लोक देवी देवताओं जैसे बाबूजी, रामदेव जी, हरिश्चंद्र, गोपीनाथ, भर्तृहरि के कथा के अनुसार कावड़ में चित्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं गोडलिया क्या होता है? गोडलिया होता है, ये प्रश्न आया था पिछली बार एग्जाम में, लोगों को समझ ही नहीं आया गोडलिया क्या होता है, तो ध्यान से पढ़िए इसको। पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियों के बड़े कलात्मक दाग दिए जाते हैं। ये दाग
चुराए गए पशुओं की शिनाख्त के अतिरिक्त सामान्य पहचान के लिए भी दिए जाते हैं। दागने की जो ये प्रथा है, अटेरना व दाग के निशान गोडलिया कहलाते हैं। ये जो प्रथा होती है इसको तो अटेरना कहते हैं, और जो दाग के जो निशान होते हैं उसको गोडलिया कहते हैं। तो अगर अटेरना पूछ लिया जाए तो ये भी देख लेना कि दागने की जो प्रथा होती है, जो पशु गुम जाते हैं उनकी शिनाख्त करने के लिए, उनको पहचान बनाने के लिए उन पर कुछ कुछ मतलब कि डिज़ाइन या कुछ नाम दाग दिया जाता है। तो इसको दागने की प्रथा को अटेरना, और जो दाग का निशान है उसे गोडलिया कहते हैं। पशुओं के चिन्ह किन्हीं जाति विशेष के, किन्हीं अचल विशेष के, तो कहीं विशिष्ट राजघराने के प्रतीक है। दागने के इन चित्रों में प्रतीक के विविध उपादान, धार्मिक आस्थाओं के प्रतीक चिन्ह, मानवाकृतियों, विविध कृषि उपकरण व दैविक आवश्यकता के वस्तुओं के विभिन्न अंकों का समावेश मिलता है। ये दाग लोहे के सरिये, मिट्टी की ढकनी, लोहे पित्तर के अक्षर और किसी विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। किसी वृक्ष विशेष की डाली को गर्म करके दागे जाते हैं। अभी किससे दागे जाते हैं तो देख लीजिए। ये दाग जो है लोहे के सरिये से दाग दिए जाते हैं, या फिर मिट्टी की ढकनी से, फिर लोहे या पित्तल के अक्षर से बने होते हैं ना कुछ जानवरों के शरीरों पर, या फिर किसी विशेष लकड़ी की डाली को गर्म किया जाता है और उससे दाग दिया जाता है। फिर है मेहंदी। मेहंदी प्राचीन काल से प्रचलन में। स्त्रियां व बालिकाएं तुलिका से हाथों में मेहंदी के बारीक मांडने मांडती है। सोजत और मालवा की मेहंदी मारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध है। मेहंदी स्त्रियों द्वारा विवाह, सगाई, बच्चे के जन्म, विविध पूजन व शुभ कार्यों में लगाई जाती है। मेहंदी में विविध प्रकार के अलंकरण बनाए जाते हैं। इसमें दिवाली पर पान, हथड़ी की भांत, शंख, पगलिया, लक्ष्मी जी के पैर, 16 दीपक, सुदर्शन चक्र, और मकर संक्रांति पर घेवर, बीजणी, करवा चौथ पर छबड़ी, स्वास्तिक, रक्षाबंधन पर लहरिये, चीख, व शादी पर तोरण, कैरी, सिंगाड़ा, स्वास्तिक, कलश, फूल आदि बनाए जाते हैं। फिर गोदना। शरीर पर सुसज्जित करने के लिए गोदना गुदवाने की परंपरा का विकास हुआ है। किसी तीखे औजार से शरीर के ऊपर की चमड़ी खोद कर काला रंग भरने से चमड़ी का में पक्का निशान बन जाता है, जिसे कि गोदना कहते हैं। आदिवासी लोगों ने गोदने गुदवाने का अधिक चाव रखा है। पर्याप्त धन व आभूषणों के अभाव में शरीर के विविध अंगों पर गोदना गुदवा कर वे सौंदर्य भावना को संतुष्ट करते हैं। स्त्रियां ललाट पर चांद, तिलक और आड़ आदि गुदवाती है। जैसे कई स्त्रियां ऐसे आड़ सी गुदवाती है ऐसे, या फिर तिलक गुदवाती हैं, या फिर ऐसे करके चांद गुदवाती हैं। आंखों के तीर के समान पैनी दर्शाने हेतु नीचे की पलकों के साथ सारिया गुदवाती है। जैसे किसी की आंख यूं होती है तो फिर यूं करके सारिया सा गुदवाती है, या फिर ऐसे करके गुदवाती है ना ऐसे। धार्मिक प्रतीक जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, स्वास्तिक, कलश, ओम, त्रिशूल, पशु पक्षी, फूल पत्ती, वृक्ष, दैनिक कार्यों में काम आने वाली वस्तुएं भी गुदवाई जाती हैं। फिर है कोठियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों के भंडारण हेतु कलात्मक कोठियों का निर्माण किया जाता है। कोठियाँ चिकनी मिट्टी की सहायता से बनाकर उन पर विशेष प्रकार के जाली, झरोखे, कंगूरे, देवी देवता, जीव जंतु, बेल बूंटे, मारने आदि उभारे जाते हैं। कोठियाँ में अन्न के अतिरिक्त दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तु जैसे कि घी, दूध, दही आदि भी रखे जाते हैं। जैसे एक तरीके का फ्रिज ही होता है ये। फिर है व्हील। व्हील क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अभी। पश्चिम राजस्थान में एक ग्रामीण अंचल में व्हील रखने की परंपरा पुराने घरों में सर्वत्र दिखाई देती है। व्हील बांस की पतली पतली खपच्चियों को धागे बांधकर घोड़े की लीद मिली चिकनी मिट्टी से बनाई जाती है। यह व्हील विभिन्न प्रकार के आकार प्रकार से खाने खाने लिए होती है। इसे सुंदर बनाने के लिए इसमें कई छोटे छोटे गवाक्ष, जालियां और खंगूरे बनाए जाते हैं। इस पर छोटे छोटे कांच चिपकाए जाते हैं और इन्हें दैनिक उपयोग में की वस्तुएं, बर्तन आदि भी सजाए जाते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक सौंदर्यपूर्ण व्हील देखने को मिलती है। फिर कठपुतली। धागों से सहायता से काष्ठ से बनी कठपुतलियां का कमाल देखते ही बनता है। धागा पुतली
शैली राजस्थान की देन मानी जाती है। सिंहासन बत्तीसी, पृथ्वीराज संयोगिता, अमर सिंह राठौड़ जैसे खेल किन्हीं कठपुतलियों के द्वारा गांव गांव घर घर दिखाए जाते हैं। 1965 में रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर की भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो रोमानिया कला है ये 1965 में हुई थी। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर देख लीजिए। पिछवाई चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? नाथ द्वारा की। बनी ठनी किशनगढ़ की। जमुनालाल, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल ये अलवर शैली के हैं। जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो वो था सूरत खाना। फिर है पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रकला शैली कौन सी है? ये बूंदी की है, ये देखो। और वो कोटा वाली कौन सी थी जहाँ पर स्त्रियों को युद्ध करते हुए शिकार करते हुए दिखाया गया। सांझी का संबंध किस देवी से है? पार्वती से। ये प्रश्न पूछा था। देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर। ये वाला प्रश्न आया था। पढ़ वाचन का कार्य कौन करते हैं? तो भूपे करते हैं। मांगी लाल मिस्त्री की प्रसिद्धि का कारण क्या था? कावड़। फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी हैं? तो ये भीलवाड़ा जिले के। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। फिर ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इसके अलावा ये मिलान है, मिलान देख लेते हैं। पाने कागज से, फड़ कपड़े से, मांडने रंग से और कावड़ लकड़ी की बनी होती है। सांझी पूजा कब की जाती है? और ये सब प्रश्न है। सार्या से आप क्या समझते हैं? देखो आंखों को तीखा दिखाने के लिए गुदवाया जाने वाला गोदना। सांझी की पूजा कितने दिन तक की जाती है? 15 दिन तक। पाने क्या होते हैं? ये वाले सारे प्रश्न हैं और ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू। लगातार इस चैनल पे बने रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।